लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर हमने देखा कि लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो क्या रोल है उनका लैंग्वेज के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। और हमने ये देखा कि किस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उनको एस्टिमेट जो है वो कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो लैंग्वेज मॉडल्स हम डेवलप करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को या वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, किस तरह से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। और उसके लिए हम देखेंगे कि परप्लेक्सिटी की मेजर जो है वो यूज़ होती है। इवैल्यूएशन जो है वो क्यों ज़रूरी है? डेफ़िनेटली जब भी हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं तो हमने उसको इवैल्यूएट करना होता है कि उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है इन कंपैरिज़न टू अदर सिस्टम्स व्हिच सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो कैसी है? उसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है? इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना अच्छा जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है। तो लैंग्वेज मॉडल के केस में हम ये देखेंगे कि हमारा जो लैंग्वेज मॉडल है वो लेट्स से लैंग्वेज मॉडल ए जो है वो ज़्यादा अच्छा है या लैंग्वेज मॉडल बी जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम अच्छा मॉडल किसे कहेंगे आपके ख़्याल में? अच्छा मॉडल जो है वो लैंग्वेज मॉडल वो होगा जो कि हायर प्रोबेबिलिटी साइन करेगा रियल या फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड सेंटेंसेस को। जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स में भी देखा कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के अंदर, अगर वो सेंटेंस आएगा तो हमारा मॉडल जो है उसे हाई प्रोबेबिलिटी देगा, ठीक है? तो अब 2 मॉडल्स को अगर हम कंपेयर करें कि कौन-सा लैंग्वेज मॉडल अच्छा है, तो उसमें जो मॉडल ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देगा एक्सपेक्टेड सेंटेंसेस को, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? और अगर किसी जो अनग्रामेटिकल या रेयरली ऑब्जर्व्ड सेंटेंसेस हैं, जिसमें वर्ड्स जो हैं वो आगे-पीछे हैं और सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बन रहा, उस सेंटेंस को जो है लैंग्वेज मॉडल को कम प्रोबेबिलिटी जो है वो असाइन करनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी साइन कर रहे हैं, कम प्रोबेबिलिटी साइन कर रहा है, उसकी बेस पे हम मॉडल्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अच्छा, हम इसमें करते क्या हैं? हम इसमें जो पैरामीटर्स हैं हमारे या जो हमारा मॉडल है, उसको ट्रेन करते हैं एक ट्रेनिंग सेट पे, ठीक है? यानी कि एक जो पूरा डाटा है हमारे पास लेट्स से 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसमें से 70 डॉक्यूमेंट्स या 80 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसमें हम ट्रेनिंग करवा लेते हैं लैंग्वेज मॉडल की और बाकी जो 20 या 30 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसपे हम टेस्ट जो है वो करवा लेते हैं। तो इसमें ज़रूरी ये है कि जिस डाटा पे हम ट्रेनिंग जो हमारा ट्रेनिंग सेट है, जिसपे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, टेस्ट सेट जो है वो उससे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? सेम हम ये कह सकते हैं कि सेम जेनरे का होगा, इनके सेम टाइप का होगा। पॉलिटिक्स का है तो ट्रेनिंग डाटा अगर पॉलिटिक्स का है तो टेस्ट डाटा भी पॉलिटिक्स का होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रेनिंग सेट जो है वो मेडिकल का है तो टेस्ट सेट भी मेडिकल का होना चाहिए, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे आगे कि ऐसा क्यों है। और इस तरह से हम लेकिन ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट जो है वो अलहदा-अलहदा जो है वो 2 सेट्स हम बना लेते हैं अपने कॉर्पस में से। टेस्ट सेट जो है वो अनसीन डाटा सेट होता है जो कि डिफरेंट होता है ट्रेनिंग सेट से। और इवैल्यूएशन मैट्रिक जो होती है वो हमें ये बताती है कि हमारा मॉडल जो है वो कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है टेस्ट डाटा पे, ठीक है। इवैल्यूएशन मैट्रिक जो है, जो भी हम मॉडल बनाएँगे थ्रू आउट आवर कोर्स, उसमें हम डिफरेंट इवैल्यूएशन मेजर्स, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं उसके लिए जो इवैल्यूएशन मैट्रिक यूज़ होता है उसे हम परप्लेक्सिटी जो है वो कहते हैं और उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इवैल्यूएशन जो है एन-ग्राम मॉडल्स की 2 तरीके से हो सकती है। एक होती है एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन और एक होती है इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन का ये मतलब है कि अगर हमने 2 मॉडल्स को कंपेयर करना है, तो हम उनको किसी टास्क के अंदर जो है वो यूज़ करके देखें। लेट्स से हमने लैंग्वेज मॉडल्स 2 बनाए हैं, ए और बी, तो हम ये देखें कि वो मॉडल्स अगर हम प्लग इन करते हैं स्पेलिंग करेक्टर के अंदर, तो मॉडल ए के प्लग इन करने से स्पेलिंग करेक्टर हमारा इम्प्रूव होता है या मॉडल बी जो है, उसके प्लग इन करने से हमारा स्पेलिंग करेक्टर जो है वो इम्प्रूव होता है। इसी तरह से हम स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर या मशीन ट्रांसलेशन के अंदर भी
कोई मॉडल जो है वो प्लग इन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उसकी बेस पे हम देख सकते हैं कि हमारा मॉडल ए बेहतर है या मॉडल बी बेहतर है। इसे हम कहते हैं इन एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन, ठीक है? तो इसमें फिर हम फाइनली करते हैं कि हम स्पेलिंग करेक्टर या स्पीच रिकॉग्नाइज़र या मशीन ट्रांसलेशन जो सिस्टम है, उन दोनों की एक्यूरेसी जो है वो चेक करते हैं। दोनों मॉडल्स के लिए एक्यूरेसी चेक करते हैं और हमें पता चल जाता है कि मॉडल ए जो है वो बेहतर है या मॉडल बी जो है वो बेहतर है, ठीक है? तो ये एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन है एनग्राम मॉडल्स की। एक्सट्रिंसिक या इन विवो इवैल्यूएशन जो है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, डिफ़िकल्टी क्या है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। क्या इसमें डेज़ या वीक्स भी लग सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एनग्राम मॉडल्स के लिए हम इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन जो है वो यूज़ करते हैं, जिसे हम परप्लेक्सिटी जो है वो कहते हैं। परप्लेक्सिटी के लिए ज़रूरी है कि टेस्ट डाटा जो है वो उसी तरह का होना चाहिए जैसे कि ट्रेनिंग डाटा है, ठीक है? तो ये कुछ पायलट एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो है वो यूज़ होता है। जब हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें हम परप्लेक्सिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं जस्ट इवैल्यूएट करने के लिए कि कौन-सा मॉडल बेहतर है एनग्राम का। तो टेस्ट डाटा जो है वो ट्रेनिंग डाटा की तरह ही होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस कैटेगरी का डाटा है ट्रेनिंग डाटा के अंदर, जिस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, टेस्ट डाटा में भी उसी टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। अब परप्लेक्सिटी क्या है? परप्लेक्सिटी को समझने के लिए हमें शैनन ने जो गेम एक प्रपोज़ की थी, उसको समझना पड़ेगा। शैनन की जो गेम प्रपोज़ थी, उसमें आइडिया ये था कि हाउ वेल कैन वी प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, ठीक है? अब लेट्स से हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। आई ऑलवेज़ ऑर्डर पिज़्ज़ा विद चीज़ एंड, ठीक है? और आगे मैं फ़िल करना चाह रहा हूँ कि आगे क्या वर्ड आएगा। इसी तरह से द 33rd प्रेज़िडेंट ऑफ यूएस वाज़ और आई सॉ अ। अब इसमें पहला जो है सेंटेंस, इसमें हम जो इसको क्विकली जो है वो फ़िल कर सकते हैं। डिफरेंट अगर हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि जी मशरूम्स है या पेपरोनी है, इस तरह से हम डिफरेंट हम देख सकते हैं कि कौन-सा जो वर्ड है वो ज़्यादा प्रोबेबल है, एक्सपेक्टेड कौन-सा ज़्यादा वर्ड है बेस्ड ऑन सम प्रोबेबिलिटीज़। इसी तरह से 33rd प्रेज़िडेंट ऑफ यूएस वाज़, तो उसमें प्रेज़िडेंट का नाम आ जाएगा, केनेडी, जीएफ केनेडी आ जाएगा। इसी तरह से लेकिन ये जो थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वर्ड के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है किसी एक्चुअली किसी हिस्ट्री जो है वर्ड्स की जो आ रही है, उसके बाद जो ब्लैंक आ रही है, उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। जैसे हमने पहले के अंदर देखा, लेकिन उसमें से भी चंद एक जो है वो वायबल ऑप्शंस हैं, बाकी सारी जो हैं वो यूज़लेस ऑप्शंस हैं। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है उसके अंदर हमारे पास एक ही जो है वो उसमें नाम किसी पर्सन का आ सकता है या नाम की कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं। तो चलिए हम कह सकते हैं कि 2-3 उसमें डिफरेंट जो हैं वो नाम आ सकते हैं, ठीक है? एक ही नाम के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। लेकिन जो तीसरी एग्ज़ाम्पल है इसके अंदर काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? ऐसा कैट या काफ़ी सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हो सकती हैं। तो इसमें इस गेम के अंदर जो यूनिग्राम्स हैं वो टेरेबल हैं, टेरिबली प्ले करते हैं, उसकी क्या वजह है? क्यों? क्योंकि उसमें जो है प्रीवियस वर्ड्स नहीं होते, एक भी प्रीवियस वर्ड नहीं होता यूनिग्राम के अंदर, तो इसलिए वो तो जस्ट रैंडमली ही गेस करेंगे, ठीक है? यूनिग्राम जो है वो किसी भी वर्ड को उठा के वो उसको रैंडमली उसमें पुट करेगा, वो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट उसमें कोई नहीं होगा, कोई भी एक एक वर्ड भी उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो हम एक ऐसा मॉडल जो है देखें कि जो हायर प्रोबेबिलिटी असाइन करे उस वर्ड को जो कि एक्चुअली यहाँ पे इस ब्लैंक के अंदर अकर होना चाहिए, ठीक है?
तो इसके लिए हम परप्लेक्सिटी जो है वो यूज़ करेंगे। परप्लेक्सिटी जो है हम हर लैंग्वेज मॉडल जो है उसको जो है वो असेस करते हैं अनसीन टेस्ट डाटा के ऊपर और जो भी जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है सेंटेंस हम बेसिकली उस मॉडल को प्रेफर करेंगे जो कि किसी भी जो पॉसिबल सेंटेंस है उसको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो देगा। जो परप्लेक्सिटी जो है वो इनवर्स प्रोबेबिलिटी है टेस्ट सेट पे नॉर्मलाइज्ड बाय द नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है? यानी कि सिंपल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है उसका हम -1/n उसकी रेज़ टू पावर कर लेंगे, ठीक है? यानी nth रूट उसका ले लेंगे। यानी कि हम जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है हमारे पास उसका इनवर्स लेते हैं और उसका nth रूट जो है वो ले लेते हैं। तो ये हमारी परप्लेक्सिटी वैल्यू है। हम ये समझ सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन परप्लेक्सिटी जो है, वो हम उसको मिनिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं क्योंकि हमने इनवर्स ले लिया है और हमने nth रूट्स इसलिए लिया है ताकि क्योंकि n अगर हमारे पास वर्ड्स हैं, तो हम उसको n पे नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है कि नॉर्मलाइज़्ड बाय द नंबर ऑफ वर्ड्स। तो इसको परप्लेक्सिटी को हम चेन रूल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है? और बाईग्राम के लिए हम सिर्फ़ लास्ट जो 1 वर्ड है, सिर्फ़ उसको कंसीडर करेंगे। तो हम बेसिकली परप्लेक्सिटी के अंदर ये जो मेजर है, इसको हम मिनिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम परप्लेक्सिटी को मिनिमाइज़ करेंगे, तो हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। इसी चीज़ को परप्लेक्सिटी को एक और तरीके से भी समझा जा सकता है। जैसे कि इसमें शैनन गेम जो है उसी से इंट्यूशन हम ले सकते हैं। अगर हमारे पास लेट्स से हमेशा हमें पता है कि 10 जो डिजिट्स हैं उन्हीं में से कोई नेक्स्ट डिजिट आएगा, ठीक है? तो उस केस में जो परप्लेक्सिटी है वो 10 होगी, ठीक है? क्योंकि इसमें जो ब्रांचिंग फैक्टर है ना वो 10 है। हर स्टेप पे जब हम एक डिजिट लेट्स से लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शंस कितनी है 10। ठीक है? तो इसलिए जो परप्लेक्सिटी है इसकी वो 10 होगी क्योंकि हमारे पास 10 पॉसिबल ऑप्शंस हैं और हर नेक्स्ट जो हमने उसमें लेना है एक डिजिट आना है इनमें से, तो उसमें से 10 पॉसिबल जो हैं वो 10 ऑप्शंस हैं उनमें से एक डिजिट जो है वो आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास हमने नेम्स जो हैं 30,000 नेम्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ करने हैं, ठीक है? कि अभी कौन-सा नाम आ रहा है 30,000 जो नाम हैं उनमें से तो उसकी परप्लेक्सिटी जो है वो 30,000 होगी। लेकिन अगर हमारे पास लेट्स से ऑपरेटर है ऑपरेटर की टर्म है जो 1 इन 4 टाइम्स आती है, ठीक है? इसी तरह से सेल्स की टर्म है 1 इन 4 टाइम्स, टेक्निकल सपोर्ट 1 इन 4 टाइम्स और 30,000 नेम्स जो हैं वो 120,000 टाइम्स अगर हम देखें तो उसमें से 1 टाइम जो है वो आते हैं। तो इसकी परप्लेक्सिटी जो है वो 53 होगी, ठीक है? तो हम इसलिए ये भी कह सकते हैं कि परप्लेक्सिटी जो है इज़ वेटेड इक्विवेलेंट ब्रांचिंग फैक्टर। तो परप्लेक्सिटी जो है वो एक ब्रांचिंग फैक्टर के तौर पे भी हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि जी लेट्स सपोज अ सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ रैंडम डिजिट्स। तो व्हाट इज़ द परप्लेक्सिटी ऑफ दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू अ मॉडल दैट असाइन्स हर एक डिजिट की अगर प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी, तो परप्लेक्सिटी जो है वो हम इस तरह से कंप्यूट करेंगे 1/10 n जो डिजिट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी रेज़ टू पावर -1/n होगी और इसका टोटल जो आंसर है वो 10 जो है वो आ जाएगा। तो अगर लोअर परप्लेक्सिटी होगी तो हम कहेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो बेहतर है, ठीक है? जैसे कि ये
अ, एक एग्ज़ाम्पल है WSJ जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल का डाटा सेट है एक, उसपे 38 मिलियन वर्ड्स हैं ट्रेनिंग सेट के अंदर और 1.5 मिलियन वर्ड्स हैं टेस्ट सेट के अंदर। तो उसमें एन-ग्राम परप्लेक्सिटी जो है यूनिग्राम की वो 962 है और बाईग्राम की जो है वो 170 है और ट्राईग्राम जो है उसकी 109 है। हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों मॉडल्स में से ट्राईग्राम मॉडल जो है, वो बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन परप्लेक्सिटी जो है, उसकी बेस पे जो सबसे कम वैल्यू आ रही है जिस मॉडल की हमारे टेस्ट सेट पे, वो ट्राईग्राम है जिसकी वैल्यू आ रही है 109। तो इट मीन्स कि ट्राईग्राम मॉडल जो है, वो सबसे बेहतर जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है।